अस्सलाम वालेकुम क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बर्नौली इक्वेशन क्या है? इसको हम आपने ये बात याद रखनी है कि बर्नौलीज इक्वेशन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा था। तो उसमें चूंकि मास को हमने देखा था कि लोअर एंड और अपर एंड के ऊपर मास कंजर्व रहता है, मास चेंज नहीं होता, तो इसलिए वहां पे उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स भी कहते हैं। तो इसी तरह से बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो यानी कि टॉपिक दो तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एक तो ये है कि बर्नौलीज इक्वेशन का रिलेशन जो है वो डिराइव करें आप, इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ये होगा कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो फिर आपने ये देखना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते क्यों हैं। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसकी देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। देखिए, स्टेटमेंट इसकी ये है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन स्टेडी स्टेट इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। यानी कि तीन एनर्जीज हैं यहाँ पे बेसिकली। एक तो प्रेशर है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और थर्ड आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का जो सम होगा वो हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ना एक बात यहाँ पे ये नोट कर लें कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच के। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स में हमने लिखा है प्रेशर तो पी से डिनोट किया है, हाफ रॉ वी स्क्वायर, एम की जगह यहाँ पे रॉ आ रहा है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो मैंने लिखी हुई है। तो आप देखिए ये कैसे बनेगा। ये इसको आप खुद भी यानी कि डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर के। तो उस जो वी स्केयर है उसको आप वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें काइनेटिक एनर्जी को, हाफ एम वी स्केयर को बोथ साइड आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे अगर, तो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और राइट साइड के ऊपर आप जो हाफ एम वी स्केयर था, एम के नीचे जब वी आएगा यानी कि वॉल्यूम आएगा, तो मैस बाय वॉल्यूम वो बन जाएगी आपके पास डेंसिटी। तो फिर इस तरह से यानी कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम चलें अब ड्राइव कर लेते हैं कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो बेसिकली हमें जो है वो किस तरह से हमने डिराइव करनी है। तो यहाँ पे प्रूव करते हैं इसका। कंसीडर यहाँ पे मैंने कर लिया एक पाइप है जिसका एक अपर एंड है और एक लोअर एंड है। इसकी ग्राउंड से हाइट अपर एंड की है h1, और ग्राउंड से इसकी लोअर एंड तक की हाइट है h2। और ये जो फ्लूइड की ये वाली लेयर है ये प्रेशर लगा रही है P1 सेकेंड लेयर के ऊपर, जो मूव करके यहाँ से यहाँ तक जाती है। जितना डिस्टेंस कवर करती है वो डेल्टा एक्स 1 से मैंने डिनोट किया हुआ है, और जिस वेलोसिटी से मूव करेगी ये लेयर वाटर की वो V1 है। और इस लेयर का यानी कि जो फ्लूइड है इसमें से फ्लो कर रहा इस एंड के ऊपर, उसका जो मैस है वो डेल्टा M1 है। तो अब लोअर एंड के ऊपर आप देख लें, बिल्कुल चीज़ें इसकी अपोजिट होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो लेयर है वो प्रेशर यानी कि एग्जर्ट कर रही है आप अपने से यानी कि आगे वाले लेयर के ऊपर, तो वो P1 को मैंने इस तरह से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, फ्लूइड तो डेफिनेटली इस तरफ मूव करेगा, वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो इस तरफ वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को, यानी कि उनके साथ कोलाइड करेंगे और चाहेंगे कि ये आगे ना आ सके। तो फिर हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट यानी कि फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, तो फिर मैंने इसलिए प्रेशर जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए फिर यहाँ पे इसकी जो एरो है वो इनवर्ड बनाया हुआ है। ये डेल्टा x2 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, और आपके पास ये जो प्रेशर होगा P2 और V2, यानी कि यहाँ पे मैंने जो सबस्क्रिप्ट यूज किए थे वो 1 1 यूज किए थे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2। तो ये इसको हम जो है वो अब फिगर को एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम चलते हैं कि वर्क कैलकुलेट करते हैं अपर एंड के ऊपर। देखें, अपर एंड ये वाला है, वर्क हमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये वाला जो लेयर है इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा सेकंड वाली लेयर को पुश करने के लिए, ताकि वो आगे की तरफ मूव कर सकें। तो फिर मुझे वो वर्क कैलकुलेट यहाँ से करना है।
देखें अपर एंड के ऊपर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप वो A1 है, डेफिनेटली हमने ये इसको यहाँ पे शो भी किया हुआ है A1। उसके बाद प्रेशर है फ्लूइड का वो P1 है। फोर्स एग्जर्टेड ऑन फ्लूइड F1 है, यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी जिसकी वजह से ये प्रेशर बनेगा वो F1 है। डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी, जितना डिस्टेंस मूव करेगा ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक वो डेल्टा टी टाइम के अंदर वो होगा डेल्टा x1। और जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो v1 है। डेंसिटी रॉ है क्योंकि इनकम्प्रेसिबल आइडियल फ्लूइड ही हम कंसीडर करेंगे यहाँ भी, और वॉल्यूम यहाँ पे होगा फ्लूइड का v। अब आप देखें वर्क कैलकुलेट करने के लिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, सो द वर्क डन ऑन द लेयर ऑफ द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज गिवन बाय। ये जो सेंटेंस है इसको अंडरस्टैंड कर लें, मैंने वैसे बता भी दिया पहले भी कि बिहाइंड जो लेयर है वो अपने से आगे वाली लेयर के ऊपर एक जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगी जो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो वो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क का फार्मूला होता है एफ डी। तो एफ यहाँ पे फोर्स है और डी डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को चूंकि हमारा वाटर की जो लेयर है वो डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा x1 लिख दिया है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स को कैसे यानी कि प्रेशर को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर P1 इक्वल आ जाएगा F1 ओवर A1, और F1 यहाँ से बन जाएगा आपके पास P1 A1 के इक्वल, यानी कि इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस इक्वेशन में जहां जहां F1 आएगा वहां पे मैं P1 A1 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा P1 A1 आ गया डेल x1। और इसको हम इसी इक्वेशन को जो है वो अगर रीअरेंज करें तो ऐसा भी लिखा जा सकता है P1 A1 डेल्टा x1 की जगह मैं V1 डेल्टा t पुट कर दूं इस फार्मूले की मदद से, यानी कि फार्मूला आपके पास S इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये हमने वर्क कैलकुलेट किया है जो अपर एंड के ऊपर है, यानी कि जो ये लेयर इसके ऊपर जितना वर्क करेगी वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो वर्क डन है एट लोअर एंड वो क्या बनेगा। देखिए लोअर एंड के ऊपर एक तो चीज़ आपने जो लिखनी है सेम आपने ये सारा कुछ राइट डाउन कर लेना है कि लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप वो A2 आ जाएगा, प्रेशर ऑफ फ्लूइड P2 आ जाएगा, फोर्स एग्जर्टेड ऑन फ्लूइड वो F2। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपने लिख लेनी है, ये मैंने आपके लिए जो है वो छोड़ दी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट इज गिवन बाय। अब देखें इस सेंटेंस को देखें क्या है ये जो सामने वाली लेयर है ये एक फोर्स एग्जर्ट करेगी किसके ऊपर, अपने से पिछले वाली लेयर के ऊपर, ताकि ये चाहेगी कि जो लेयर मूव करके आ रही है वाटर की वो यहाँ से जो है फ्लो ना कर सके, लेकिन जाहिर है इसको तो फ्लो करना है। तो मोशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो प्रेशर की डायरेक्शन है दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन यूज कर लेना है। वो आप नेगेटिव साइन को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि ये माइनस साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जो लेयर है फ्लूइड की वो फोर्स एग्जर्ट करेगी, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन है। F2 डेल्टा x2 वही वर्क का फार्मूला। उसके बाद सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपने, W2 आ जाएगा माइनस P2 A2 डेल्टा x2, यहाँ से मैंने निकाला है, ये सेम कैलकुलेशंस हैं। P2 A2 डेल्टा x की जगह आप पुट कर सकते हैं VT, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू VT होता है, तो वो मैंने लिख दिया है, इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगी। नेगेटिव साइन को मैंने दोबारा भी यहाँ से बताया है कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इंडिकेट वर्क हैव टू बी डन अगेंस्ट द फ्लूइड ऑफ द फोर्स। जो यानी कि फोर्स है वो एग्जर्ट हो रही है इस तरफ और फ्लूइड को मूव करना है इस तरफ, तो जाहिर है फिर ये कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से फ्लो कर सकें और इस तरफ आ सकें अगेंस्ट दैट प्रेशर या दैट फोर्स, इसलिए नेगेटिव का साइन यहाँ पे हमने यूज किया है। अब ये अगर अपर एंड और लोअर एंड दोनों का वर्क हमने टोटल निकालना हो तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों वर्क्स को ऐड कर देंगे, तो W आ जाएगा W1 प्लस W2, और W1 जो था वर्क की वैल्यू वो आपने यहाँ से, और W2 जो है वो इधर से आपने दोनों वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम दे देना है। अब आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 3 कहने के बाद आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव की थी, उसको हमने कहा था कि वो होती है A1V1 इक्वल टू A2V2। तो इसको मैं अब थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दोबारा वापस आऊंगा इक्वेशन नंबर 3 में।
आप देखें V1 है, इस इक्वेशन को मैं अगर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी A1 V1 डेल्टा टी इक्वल है A2 V2 डेल्टा टी। मैंने क्या, यानी कि मैंने डेल्टा टी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अब A1 आ जाएगा और VT आपको पता है डेल्टा एक्स के इक्वल होती है, तो वो मैंने यूज कर लिया फार्मूला। और इधर भी VT जो होगा वो डेल्टा x2 आ जाएगा, यानी कि S इज इक्वल टू VT वाले फार्मूले से मैंने इसको इस तरह से राइट डाउन कर लिया हुआ है। अब ये वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर लें आप कि एरिया को जब हम एक थर्ड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो डिफाइन बन जाती है वॉल्यूम की। तो A इंटू डेल्टा एक्स हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम, इसको मैं V1 का नाम दे दूंगा और इसको V2 का, और ये चूंकि इक्वल हैं तो फिर ये किसी भी वॉल्यूम V के इक्वल होंगे। सो इस चीज को मैं अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, यानी कि मैंने अब A1 V1 डेल्टा टी को लेके मैं चला था और इसको मैंने प्रूव कर दिया है कि ये इक्वल होता है बेसिकली V के। तो फिर मैं P1 और P1 के साथ एक V लिख दूंगा क्योंकि ये सारी चीज किसके बराबर आ गई है, V के। तो अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, W इक्वल आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2। अब आप यहाँ से जो है वो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ले लें। सॉरी, ये मैंने ना V2 नहीं पुट करना था, V ही रहने दें इसको क्योंकि ये तो इक्वल है ना। आप V1 V2 की जगह V ही पुट करेंगे, इधर भी V आएगा इधर भी V आएगा, तो फिर आप V को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे अगर V को आप, तो उसके बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब इसको आप डिफाइन कर लें डेंसिटी को दोबारा से। डेंसिटी का फार्मूला है मैस बाय वॉल्यूम, और यहाँ से अगर मैंने वॉल्यूम निकालना हो तो ये आ जाएगा मैस ओवर रॉ, यानी कि इसको वॉल्यूम को इधर ले जाएं और रॉ को नीचे ले जाएं, तो ये इस तरह से आ जाएगी। सो अबाउ इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, जो ऊपर वाले इक्वेशन है इसको हम v की जगह m बाय रॉ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि w आ जाएगा P1 माइनस P2, रॉ v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, m ओवर रॉ। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर आपके पास 5। ये मैंने निकाली टोटल वर्क डन, जो वर्क डन होगा दोनों एंड्स के ऊपर, यानी कि अपर एंड और लोअर एंड दोनों के ऊपर जो वर्क डन हो रहा था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है और उसको मैंने इक्वल किया है W के। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी में कैसे आएगा चेंज? देखें, जो अपर एंड है, अपर एंड के ऊपर जो ग्राउंड से जो हाइट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर एंड। तो इसका मतलब ये है कि H1 हमारे पास जो है वो हाइट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस वाटर में, वाटर की जो इसमें इस एंड के ऊपर वाटर की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो ये भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकालनी है वो भी निकालेंगे, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आता है। वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ M V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर। देखें यहाँ पे V2 V1 V यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक एंड के ऊपर जो होगी, यानी कि आप समझ लें कि लोअर एंड के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास, उसको हमने हाफ M V2 स्क्वायर कह दिया है, और जो अपर एंड के ऊपर है उसको हमने हाफ M V1 स्क्वायर कह दिया है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज जो है वो यहाँ पे डिफरेंट हो सकती हैं, तो एनर्जीज भी डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंट होंगी। और पोटेंशियल एनर्जी भी इसी तरह से, जो लोअर एंड है उसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी किससे, अपर एंड से। तो मैंने इस तरह से इनमें जो चेंज है वो लिख लिया है, और आपको पता है H1 यहाँ पे हाइट है अपर एंड के ऊपर और H2 है हाइट एट लोअर एंड। तो ये इक्वेशन इस तरह से हम बना लेंगे। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ये कहता है कि जो वर्क आप करेंगे किसी भी उस फ्लूइड की लेयर के ऊपर, वो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा टू एनर्जीज में वो चेंज हो जाएगा। कौन कौन सी एनर्जी है जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करेगा वो वर्क, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी चेंज करेगा। तो डेफिनेटली वर्क हमने किया अपर एंड के ऊपर, तो अपर एंड में जो उसकी वेलोसिटी थी वो चेंज हुई, तो वेलोसिटी के चेंज होने से आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आ गया, और प्लस आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी चेंज आएगा। उसको आप देख लेंगे, हाइट अगर चेंज होगी, अपर एंड की हाइट ज़्यादा है लोअर एंड की कम है, तो इसमें भी जो चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में वो उसी वर्क की वजह से आएगा। तो इसलिए मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस तरह से लिख लिया हुआ है, ये हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं। अब जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हैं 6, 7 और 5, इन तीनों की वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ वर्क में,
वर्क डन किसके इक्वल था हमारे पास, P1 माइनस P2 M ओवर V, M ओवर रॉ, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था, ये देख लें, हाफ एम वी टू स्केयर, तो मैंने वो लिख दिया हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर, प्लस ये वाला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो है हमारे पास एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, तो ये एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन इस तरह से आ जाएगा। और अब आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें रॉ बाय एम के, क्योंकि ये वाला फैक्टर मैं यहाँ से ना ख़त्म करना चाह रहा हूँ, एम बाय रॉ अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो मुझे रॉ बाय एम से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए और हमारे पास जो सिंपल एक रिलेशन बन जाए। अब आप देखें जब ये कैंसिल होंगे, मैंने क्या किया, मैंने P1 माइनस P2 M ओवर रॉ मल्टीप्लाई कर दिया इसको रॉ बाय M से, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी उसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी टू स्केयर, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें रॉ बाय एम से, माइनस हाफ एम वी वन स्केयर, इसको मल्टीप्लाई कर दें रॉ बाय एम। मतलब ये है कि सब जो यानी कि वैल्यूज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है रॉ बाय एम से। कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, एम एम से कैंसिल, रॉ रॉ से कैंसिल, इधर भी एम कैंसिल हो जाएगा, सारे एम यहाँ से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी P1 माइनस P2 इक्वल है इक्वल आ जाएगा 1/2 ये रॉ V2 का स्केयर माइनस 1/2 V1 और V1 का स्केयर और रॉ, ये चीज़ बन जाएगी। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा रॉ GH2 और फिर ये माइनस रॉ GH1। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को जो है वो लिख लेंगे। अब मैं ऐसा करता हूं कि जो वन वाली जो चीजें हैं उनको एक साइड पे ले लेता हूं और जो टू वाली हैं वो एक साइड पे आ जाएंगी, यानी कि P1 इस तरफ, ये टर्म जो थी वन वाली ये इस तरफ माइनस हो रही थी, तो ये लेफ्ट साइड पे जब आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, यानी कि प्लस 1/2 रॉ V1 का स्केयर, प्लस एक टर्म वन वाली ये है रॉ GH1, तो उसको मैंने लिख लिया है, इक्वल आ जाएगा वो आपके पास P2, ये पहले ही इधर था यानी कि ये माइनस था इस तरफ, तो इस तरफ आ गया क्या हो गया प्लस, और ये वाली टर्म वैसे ही इधर प्लस के साथ पड़ी हुई थी, तो रॉ V2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस रॉ GH2 आपके पास, ये वाली टर्म मैंने इस तरह से लिख ली है। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही बन गया है, यानी कि जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया था कि A1 V1 इक्वल है A2 V2 के, तो यहाँ भी P1 प्लस रॉ V1 स्केयर प्लस रॉ GH1 इक्वल है P2 प्लस रॉ प्लस हाफ रॉ V2 स्केयर प्लस रॉ GH2। तो ये दोनों चीजें जब इक्वल हैं तो फिर इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि P प्लस 1/2 रॉ V स्केयर प्लस रॉ GH ये इक्वल होगा कांस्टेंट के, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसी डिफाइन जब हमने की थी तो इसी डेफिनेशन में हमने कहा था कि ये तीनों एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारे पास क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो इक्वल है हमारे पास किसी भी कांस्टेंट के। तो इस चीज़ को हमने प्रूव भी कर लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास जो फाइनल रिजल्ट था इसको हमने डिराइव कर लिया है, इसे कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये था आज का टॉपिक, होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।